हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम फिर इकाई एक का ही उत्पादन संभावना वक्र टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये जो पाठ में कठिन अवधारणा है, जिनको समझाने में शिक्षक को भी या छात्र को भी समझने में परेशानी होती है, उसी को यहाँ पर वीडियो बनाया जा रहा है, जो विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा और शिक्षक भी चाहें तो इस वीडियो को देख करके लाभ ले सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। उत्पादन संभावना वक्र। इस पाठ को बच्चों को समझाने का, पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, इसमें अवधारणा संबंधी क्या कठिनाइयाँ आती है, यही सब देखते हैं पहले। तो अवधारणा संबंधी कठिनाई में उत्पादन संभावना वक्र को समझने में कठिनाई क्या आता है? पहला, उत्पादन संभावना वक्र जो है, उत्पादन संभावना वक्र को समझने में कठिनाई कि ये क्या है, उसको समझने में कठिनाई आती है। दूसरा हम ले सकते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर को। सीमांत प्रतिस्थापन दर को समझने में कठिनाई। सीमांत प्रतिस्थापन दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, MRS। ये सीमांत प्रतिस्थापन दर को भी समझने में कठिनाई आती है। और तीसरा हम देख सकते हैं उत्पादन संभावना वक्र के खिसकाव को समझने में कठिनाई। उत्पादन संभावना वक्र के खिसकाव को समझने में कठिनाई। ये सब कठिनाई आती है अवधारणा संबंधी। अब इस पाठ का उद्देश्य क्या है बच्चों को पढ़ाने का? तो उद्देश्य अब जो हमारा अवधारणा है, पहला, उत्पादन संभावना वक्र की स्थिति को स्पष्ट करना। उत्पादन संभावना वक्र की स्थिति को स्पष्ट करना है। स्थिति को स्पष्ट करना है उत्पादन संभावना वक्र के। और दूसरा है उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान करने की योग्यता का विकास करना। मतलब उत्पादन, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के माध्यम से, PPC के माध्यम से जो केंद्रीय समस्याएं हैं, केंद्रीय समस्याओं के समाधान, केंद्रीय समस्याओं के समाधान को समझने की योग्यता का विकास करना है। योग्यता का विकास विद्यार्थियों में, योग्यता का विकास करना है। और तीसरा उत्पादन संभावना वक्र की व्यवहारिक महत्व को समझने की दक्षता का विकास करना। व्यवहारिक महत्व, व्यवहारिक महत्व को समझने का। किसका व्यवहारिक महत्व? PPC का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो उत्पादन संभावना वक्र, उसके व्यवहारिक जीवन में क्या महत्व है, उसको भी समझाना इस पाठ का उद्देश्य है। अब अधिगम के प्रतिफल देखते हैं। जैसे अब इस पाठ को हम बच्चों को सिखाएंगे, क्या क्या सीखेंगे, इससे क्या क्या प्रतिफल मिलेगा विद्यार्थी को, तो इसमें हम देख सकते हैं। अब जो उद्देश्य है वही प्रतिफल होगा। जैसे पहले उत्पादन संभावना वक्र को जो समझने में कठिनाई हो रहा था, उसको समझाना हमारा, स्थिति को हमारा उद्देश्य था। और इस पाठ को हम पढ़ा लेंगे तो ऐसा लगना चाहिए उत्पादन संभावना वक्र को विद्यार्थी समझने लगा है। मतलब उत्पादन संभावना वक्र को विद्यार्थी समझता है। क्या हो गया? विद्यार्थी इस वक्र को समझता है। पढ़ाने के बाद हमको बच्चों में ये दक्षता लाना है कि उत्पादन संभावना वक्र को बच्चा समझ जाए।
दूसरा, हम उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से केंद्रीय समस्याओं का समाधान करने की योग्यता का विकास होता है। देखिए किसके सहयोग से, पीपीसी के सहयोग से केंद्रीय समस्या का जो समाधान करते हैं, कौन से वस्तु का उत्पादन किया जाए, कितना मात्रा में उत्पादन किया जाए, ये सब मैं कल बताया था। तो उसको उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से केंद्रीय समस्याओं को का हल करने की योग्यता लाना है विद्यार्थियों में। केंद्रीय समस्याओं का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र का प्रयोग करना है और उसका प्रयोग करते हुए वो उसका निराकरण करने सक जाए, ऐसा हमको बच्चों को दक्ष बनाना है। तो आइए हम उत्पादन संभावना वक्र को एक गतिविधि के माध्यम से समझते हैं। उत्पादन संभावना वक्र क्या है उसको मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए संसाधन तथा दी हुई तकनीक के साथ दो वस्तुओं के एक संयोग से उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को व्यक्त करता है। वस्तुओं एवं सेवाओं के ऐसे सभी संभव संयोगों को प्रदर्शित करता है जिन्हें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों एवं तकनीकी ज्ञान से उत्पादित किया जा सकता है। तो ये हो गया उत्पादन संभावना वक्र का अर्थ, और हम इसको चित्र एवं तालिका से स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चित्र और तालिका मैं बना दिया हूँ पहले से ही, क्योंकि ज़्यादा समय लगता अगर, इसलिए मैं इसको पहले ही बना दिया हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 कॉलम है। पहला में संयोग को दिखाया गया है, दूसरा में कपड़ा, तीसरा में मशीन और चौथा कॉलम में सीमांत प्रतिस्थापन की दर को। कपड़ा को हम X मान सकते हैं, X वस्तु, मशीन को Y वस्तु मान सकते हैं। तो इस चित्र में देख सकते हैं कि कपड़ा का यहाँ पर 0 इकाई है, 0 इकाई है और मशीन का 15 इकाई है। तो इसमें A संयोग बन रहा है और यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन दर नील है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी त्याग करना नहीं पड़ रहा है। लेकिन देखिए जब इस दूसरा स्टेप में कपड़ा का जो 0 इकाई था उसको बढ़ाकर 1 कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में मशीन का जो 15 इकाई था उसमें घटाकर 1 कम कर दिया गया है, 14 कर दिया गया है। मतलब कपड़ा के 1 इकाई प्राप्त करने के लिए मशीन का 1 इकाई का त्याग किया गया। उसी प्रकार से देखिए B संयोग हो गया। अब C संयोग में फिर 1 इकाई से बढ़ाकर 2 कर दिए हैं, तो मशीन का जो इकाई है उसको 14 से घटाकर 12 कर दिया, मतलब यहाँ पर 2 इकाई का माइनस कर दिए। फिर तीसरा संयोग D संयोग बन रहा है, वहाँ पर कपड़ा का 3 इकाई है, मतलब 1 इकाई कपड़ा को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जो मशीन की इकाई उसको ज़्यादा मात्रा में बढ़ा जा रही है। जैसे 12 था उसको 9 कर दिए गए, 3 इकाई कम करना पड़ा मशीन का, कपड़ा की 1 इकाई बढ़ाने के लिए मशीन का 3 इकाई कम करना पड़ा। फिर उसके बाद इस संयोग में 1 इकाई बढ़ाए कपड़ा का, जबकि वहाँ पर 4 इकाई कम कर दिए गए। तो इस प्रकार से ये प्रतिस्थापन किया जा रहा है कि क्योंकि जो साधन है वो सीमित होता है और सीमित साधन से ही हमको चयन करना रहता है। तो इस प्रकार से ये है। अब इसमें उत्पादन संभावना वक्र, देखिए इसको हम रेखा चित्र, ये तालिका हो गया, तालिका समझ गए। यहाँ रेखा चित्र दिया गया जिसमें O1 अक्ष पर कपड़ा को दिखाया गया है और OY लंब पर मशीन को दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ कपड़ा का 0 इकाई है, जैसे यहाँ पर है कपड़ा का 0 इकाई, ये संयोग में कपड़ा का 0 इकाई है, वैसी स्थिति में मशीन का 15 इकाई, इसलिए यहाँ यहीं पर खड़ी लाइन है। ठीक, अब जब कपड़ा का इकाई को 0 से बढ़ाकर 1 करते हैं तो ये यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। और वैसी स्थिति में मशीन का जो O से 15 तक था उसको घटा करके इसे 14 कर दिए गए। इस प्रकार से ये बन गया। उसी प्रकार से सभी का संयोग बनता गया, जो तालिका में है वही रेखा चित्र में भी है। और ये जो A से F तक का जो रेखा है वही क्या है, उत्पादन संभावना वक्र है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व।
PPC कह सकते हैं इसको हम शॉर्ट में, PPC। ये PPC रेखा है, उत्पादन संभावना वक्र। तो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल क्या चीज को बता रहा है? जो ढाल है ये वाई वस्तु की छोड़ी गई मात्रा। देखिए यहाँ पर वाई वस्तु जो मशीन है उसकी मात्रा छोड़ी गई है बराबर x वस्तु की प्राप्त की गई मात्रा। इसके छोड़ने पर इधर जो वस्तु प्राप्त हुआ है, मतलब यहाँ पर 1 इकाई छोड़े हैं तो इसका 1 इकाई बढ़ाए हैं, उसके नीचे फिर 14 के बाद 12 हो गया, 2 इकाई छोड़े हैं तो इसका कपड़ा के 1 इकाई बढ़ाए हैं, फिर 12 के बाद 3 इकाई छोड़े हैं तो इसका 1 इकाई बढ़ाए हैं। इस प्रकार से करते गए हैं। तो वाई वस्तु की छोड़ी गई मात्रा बराबर x वस्तु की प्राप्त की गई मात्रा होता है। इसका सूत्र है जैसे वाई डेल्टा वाई बटा डेल्टा x, डेल्टा वाई बटा डेल्टा x बराबर सीमांत अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत या सीमांत प्रतिस्थापन लागत, या फिर उसी को रूपांतरण को सीमांत दर भी कहते हैं। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर हम सूत्र के रूप में देखेंगे तो डेल्टा वाई मतलब जो परिवर्तन आया, यहाँ पर कितना परिवर्तन आया? 15 के बाद 1, तो यहाँ पर 1 परिवर्तन आया, ठीक है। और x में कितना परिवर्तन आया है? इसमें भी 1 परिवर्तन आया, तो 1 में 1 का भाग 1 1 कम 1, तो यहाँ पर कितना आ गया? 1 आ गया। तो यही वाला ये 1 है जो इसे भाग देने पर आया। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 2 है, 2 इसमें अंतर है, तो फिर y 2 और नीचे में तो 1 ही है, तो 1 का हम भाग देंगे तो 1 2 ने 2, इसलिए यहाँ पर 2 आ गया। अब तीसरा में देखिए अंतर कितना है? इसमें 3 है, 12 में 9 माइनस किए तो अंतर आ गया 3। अब इसमें तो केवल कपड़ा में 1 1 इकाई ही बढ़ता जा रहा है ना, 1 1 का ही अंतर आता जा रहा है, इसलिए 1 1 से भाग दे रहे हैं और भाग दे रहे हैं तो ये 3 आता जा रहा है, 4 ये 5 इसी टाइप से। तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर ज्ञात करने के लिए हमको सूत्र है MRS बराबर डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, मतलब जो इकाई परिवर्तन हो रहा है उतना ही इकाई को हमको लिखना है। जैसे 15 से 14 के बीच में 1 ही इकाई का परिवर्तन हुआ था ये, तो इसलिए 1 लिखे ये यहाँ पर, और इसमें 1 परिवर्तन इधर हुआ उसका भाग दे दिए, तो कितना आया? 1 ही आ गया। यहाँ पर 2 हुआ परिवर्तन, लेकिन कपड़ा में तो 1 ही परिवर्तन हो रहा है, इकाई 1 ही इकाई में, इसलिए 1 का भाग दिया तो 2 ही आ गया। इस प्रकार से सीमांत प्रतिस्थापन की दर हमको प्राप्त हो गया है। तो इसमें डाउट करने या ज़्यादा कुछ परेशानी हो रही है ऐसी बात नहीं है, और इसको आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो वीडियो को फिर से उसको शुरू से चालू करके आप लोग देख सकते हैं। तो आइए गतिविधि के माध्यम से समझते हैं फिर से उत्पादन संभावना वक्र को। क्रियाकलाप क्रमांक दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों से उत्पादन संभावना वक्र खींचिए, सीमांत अवसर लागत भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम संभावनाएं ABCDEF लिख दिए हैं। गेहूं भी किलोग्राम में दिया हुआ है, चावल भी किलोग्राम में दिया हुआ है। जैसे A संयोग बन रहा है, संभावना बन रहा है गेहूं के 100 किलो और चावल के 0 से। B संयोग बन रहा है गेहूं के 95 किलोग्राम और चावल के 10 किलोग्राम। C संयोग उसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। अब इसको हमको उत्पादन संभावना वक्र खींचिए कह रहा है, तो इसी को हमको खींच देना है। OX अक्ष पर हम ले लिए चावल को X वस्तु मान लेते हैं, इसको Y वस्तु मान लेते हैं। देखिए नीचे साइड में ले लिए चावल को, और OY लंब पर गेहूं को ले लिए, और सेम जैसा हम पहले बताए थे वैसे ही उसको बना दिया गया। अब उसके बाद कहता है कि सीमांत अवसर लागत भी ज्ञात कीजिए। तो सीमांत अवसर लागत ज्ञात करने के लिए हमको देखिए इसमें क्या करेंगे, सीमांत मतलब सीमा का अंत जो है, तो इसमें शुरू में तो कुछ भी सीमांत अवसर लागत नहीं है, क्योंकि वस्तु का 0 मात्रा है और खा का 75। अब इसमें देखिए वस्तु का 1 इकाई प्राप्त करने के लिए इसको 5 इकाई छोड़ना पड़ रहा है। यहाँ पर जो हम पहले समझाए हैं वही है, तो इसको 75 माइनस 70 कर सकते हैं, तो आ गया 5। अब इसमें वस्तु में चूंकि 1 1 इकाई ही बढ़ाते जा रहे हैं, तो 1 का अगर हम भाग देंगे तो 1 पंचे 5 ही आएगा, इस टाइप से हो गया। फिर 70 में हम माइनस, देखिए दूसरा इकाई वस्तु को प्राप्त करने के लिए
यहाँ पर 10 इकाई माइनस करना पड़ रहा है, मतलब 70 - 10 बराबर 10 हो गया। अगर 10 में हम 1 इकाई जो परिवर्तन हो उसका भाग देंगे तो अब भी 10 ही आएगा। तो इस प्रकार से ये पहले मैं जो समझा चुका हूँ वही है उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव। सूत्र वही है, इतना आप लोग समझ गए होंगे सभी विद्यार्थी। तो आइए अब हम देखते हैं उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव। तो खिसकाव कितने प्रकार के होते हैं? मान लो साधनों में वृद्धि हो गया है ना, 2 साधन है, साधनों में वृद्धि हो गया तो जो वो एक शख्स पर एक साधन को लिया गया है, ओ वाई लंब पर दूसरे साधन को लिया गया है। तो साधन में वृद्धि होने से पहले वो ओ ए और ओ ए था। यहाँ जो ए वाला कर्व है वो है PPC, ये पहले वाला कर्व है PPC। अब जब साधन में वृद्धि हो गई तो दोनों का मात्रा बढ़ गया, ओ ए से बढ़कर देखिए OA1 हो गया और ओ वाई वाला ओ ए से बढ़कर OA1 हो गया, इसलिए साधनों में वृद्धि होने पर दोनों बढ़ गया। ठीक, ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा देखते हैं साधनों में कमी होने पर क्या होगा, इसका जस्ट विपरीत हो गया है। देखिए यहाँ पर OA बना हुआ है, वो साधन घट करके OA1 और OA1 हो गया है। उसी प्रकार तीसरा स्टेप है एक वस्तु के लिए अधिक कुशल तकनीक का अगर प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए नीचे में OX पर वस्तु X को लिया गया और Y लंब पर Y वस्तु को। तो X वस्तु के लिए अधिक कुशल तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब देखिए OP स्थिर है लेकिन OP एक वस्तु का OP से बढ़कर OP1 हो गया, मतलब इस पर ज़्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है, ज़्यादा कीमत। उसी प्रकार चौथा है, उसमें अगर वस्तु Y के लिए अधिक कुशल तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है तो Y से अधिक प्रॉफिट हो रहा है। जैसे इसमें OP है एक वस्तु का और Y वस्तु का OP से बढ़ करके OP1 हो गया, मतलब इतना एक्स्ट्रा हो गया, P से P1 का एक्स्ट्रा हो गया उसमें चौथा नंबर में। और उसी प्रकार तीसरा नंबर में एक वस्तु को प्राथमिकता दिया था तो OP से बढ़ करके OP1 हो गया था, मतलब इतना का एक्स्ट्रा अंतर आ गया था। अब देखते हैं इसका पांचवा स्टेप क्या है। दोनों वस्तुओं X तथा Y के लिए कुशल तकनीक का अगर प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दोनों का बढ़ जाता है। जैसे वस्तु का OP है और वस्तु Y OP है, लेकिन दोनों टेक्निक में प्रयोग किया जा रहा है, बदलाव किया जा रहा है, वृद्धि किया जा रहा है कुशल तकनीक। तो एक वस्तु भी OP से बढ़कर OP1 हो गया और Y वस्तु भी OP से बढ़कर OP1 हो गया।